आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें शहर की कुछ चुनिंदा स्टोरीज को हम लेकर आए हैं आपके लिए। जान इतनी भी सस्ती नहीं है कि बात बात पर खंजर चले, पर शहर के आबो हवा की तासीर कुछ ऐसी हो चली है कि लोग मरने मारने पर उतारू है। कहीं दारू की बात है तो कहीं जोरू की। जर जोरू और जमीन को लेकर यूं तो सदियों से अदावत की बात होती आई है, लेकिन इन दिनों इसका स्वरूप कुछ ज्यादा ही विकृत है। सुनियोजित और प्रायोजित हमलों की जिद के बीच तत्कालिक कारणों से उपजे तनाव के कारण हिंसक संघर्ष के खूनी छिटे शहर को लहूलुहान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटनाओं में से कुछ को रोका भी जा सकता है, बशर्ते भीड़ तमाशबीन न बने। गांव के गलियारों से लेकर महानगरों तक यही हालत है। दो ही तरह के लोग हर मजमे में नजर आते हैं, एक तमाशा करने और दिखाने वाले, और दूसरे और तमाशबीन होकर हर कहीं जमा हो जाने को आतुर रहने वाले। कुछ लोग झोली भर देने और खिलाने या पिला देने से खुश हो जाते हैं, तो कुछ लोगों को भ्रमित या भयभीत कर देने से आज्ञाकारी हो जाते हैं। हमें से अधिकांश लोग या तो तमाशी है या तमाशबीन। जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप देखते रहते हैं, न कोई भागीदारी न कोई मतलब। जो हो रहा है उसे देखो और आनंद लो। आज ये तमाशा है, कल इसकी जगह दूसरा आ जाएगा। तमाशा करने दिखाने वाले भी बदल जाएंगे और तमाशबीन भी दूसरे डेरों पर जाकर तमाशे देखने में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे ही टाइम पास होता चला जाएगा और तमाशों की दुनिया में नया इतिहास रचकर हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए तमाशों का वजूद कायम रखते हुए चले जाएंगे। 100 बहाने और 1000 झूठ ऐसे लोगों के तर्कश में हमेशा ही भरे रहते हैं। भ्रम फैलाना और लंबे समय तक बनाए रखना इनसे सीखा जा सकता है। यहाँ हम कुछ ऐसी ही हिंसक घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उकसावे के कारण धरती लाल हो गई है। यशोधरा नगर क्षेत्र में बदमाश इब्राहिम खान की हत्या कर उसकी लाश बोरी में डालकर कन्हा नदी में फेंकने की घटना ने सनसनी पैदा कर दी है। मृतक गरीब नवाज मस्जिद के पास पोरियापुरा निवासी था। उसकी हत्या के आरोप में मासूम बाबा दरगाह कामठी के मोहम्मद रशीद रफीक शाह, निजामुद्दीन कॉलोनी यशोधरा नगर के शम्मी अंसारी और गरीब नवाज नगर निवासी अरबाज कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या से पूर्व आरोपियों ने इब्राहिम के साथ शराब पार्टी की और उसके बाद उसकी हत्या की। दरअसल राशिद पहले यशोधरा नगर में रहता था। करीब 6 माह पहले कामठी रहने चला गया था। एक दिन उसे पता चला कि इब्राहिम पैसे के लिए शम्मी और सोनू को परेशान कर रहा है। राशिद ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा तो वह उसे गाली बकने लगा। बहरहाल उस दिन मामला किसी तरह शांत हो गया। 4 अगस्त को रात करीब 8 बजे निजामुद्दीन कॉलोनी में राशिद, अरबाज और इब्राहिम ने शराब की पार्टी की। इस दौरान शम्मी और सोनू भी पहुंच गए। इब्राहिम ने शम्मी और सोनू को बुलाने का कारण पूछा और रशीद के साथ गाली गलौज करने लगा। तैश में आकर वह चाकू लहराने लगा। बीच बचाव में अरबाज जख्मी हो गया। ये देख सोनू और रशीद ने गुस्से में इब्राहिम पर हमला किया और चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। घटना के बाद बोरी में लाश बंद कर कन्हा नदी में फेंक दिया गया। दूसरी घटना MIDC की है। शिवाजी पार्क महाजनवाड़ी निवासी सुरक्षा गार्ड नारायण 7 अगस्त को शाम करीब 7:30 पर सूतगिरनी कंपनी के मुख्य गेट पर तैनात था। ड्यूटी खत्म होने के बाद महेश नामक व्यक्ति कंपनी से बाहर चला गया। दोबारा कंपनी के भीतर जाने लगा तो नारायण ने उसे रोक दिया। गुस्से में आकर महेश हाथीबेड़ ने नारायण पर चाकू से हमला कर दिया। सवाल ये है कि वह ड्यूटी के बाद दोबारा क्यों कंपनी में जा रहा था। सवाल ये भी है कि उसने चाकू क्यों रखा था और वह कंपनी में चाकू के साथ क्यों जा रहा था। तीसरी घटना अमरावती के युवकों से जुड़ी है। अंसारी नगर अमरावती निवासी फारूक खान सईद खान और रतनगंज अमरावती निवासी सैयद फैजान सैयद शफी तथा शेख तौसीफ शेख लतीफ 7 अगस्त को रात करीब 11:45 पर दिल्ली गली गंगा जमुना पहुंचे। यहाँ तीनों में भोजन करने को लेकर अनबन हुई। एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने लगे। विवाद बढ़ने पर सैयद फैजान ने चाकू से फारूक खान को जख्मी कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच तेज कर दी है। चौथी घटना संपत्ति विवाद से जुड़ी है और जरीपटका थाना क्षेत्र से जुड़ी है।
उदय संतापे शनिवार को दोपहर 3:15 पर उदय प्लॉट के बंटवारे के बारे में दादी से बात कर रहा था। अचानक उनमें विवाद हो गया। उसके चाचा कमलेश संतापे ने मध्यस्थता कर विवाद शांत करने का प्रयास किया तो उदय कमलेश से ही भिड़ गया और तैश में आकर चाकू से कमलेश पर वार कर दिया। कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन पांचवी घटना बात बात पर चाकू निकालने वालों के ठीक उलट है। शनिवार की रात एक भिखारी ने दूसरे भिखारी की हत्या कर दी। तमाशबीन बनकर लोग देखते रहे। किसी ने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की। स्वप्निल भरत बरबरैया की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिसने साहस का परिचय देते हुए आरोपी भिखारी ब्रिजलाल मरसकोल्ले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। झगड़े के दौरान आरोपी भिखारी के हाथ से पत्थर भी छीन लिया गया था, लेकिन अफसोस जख्मी भिखारी को नहीं बचा सका। उसकी मौत हो गई। शर्मसार करने वाली 27 सितंबर 2020 की घटना भुलाए नहीं भूलती। दिन दहाड़े कई लोगों की मौजूदगी में धर्मपेट स्थित भोले पेट्रोल पंप चौक में कुख्यात बदमाश बाल्या उर्फ किशोर एकनाथ बिनेकर की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने भरे चौराहा पर कुलाड़ी और चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। भीड़ तमाशबीन बनकर देखती रही। किसी ने भी उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। ऐसी ही घटना 10 जनवरी 2013 को 7 हिल्स बार में हुई थी। आधा दर्जन आरोपियों ने प्रॉपर्टी विवाद में जीतू उर्फ जितेंद्र मारोतराव गावंडे को बार में घुसकर मार दिया था। बार में कई बार कर्मी और ग्राहक थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह जीतू को बचा सके। वर्ष 2014 में जरीपटका के दयानंद पार्क के सामने रंजिश के चलते कपड़ा व्यापारी पुरुषोत्तम उर्फ परशु बत्रा की पार्क में हत्या कर दी गई थी, जहां अनेक लोग टहलने पहुंचे थे। परशु का एक मित्र भी ऐन मौके पर भाग निकला था। मनपा स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए मनपा ने जेईई, नीट और एनडीए की तैयारी कराने के लिए 25-25 विद्यार्थियों का चयन कर सुपर 75 की संकल्पना तैयार की है। इसमें निजी कोचिंग संस्थाओं की मदद ली जाएगी। इस उपक्रम में सिलेक्ट हुए विद्यार्थी निर्मल माटे ने कहा कि उन्हें साइंटिस्ट बनना है। ये सपना पूरा करने में सुपर 75 उपक्रम मददगार साबित होगा। सुंदर मिश्रा ने कहा कि देश की रक्षा करना ही उनका उद्देश्य है, जबकि आशिया शेख डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने मनपा के इस उपक्रम की सराहना की। वहीं इस उपक्रम के शिल्पकार महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि निश्चित तौर पर मनपा के होनहार विद्यार्थी नागपुर का नाम रोशन करेंगे। उन्हें बस उचित दिशा दिखाने की जरूरत है। तिवारी ने बताया कि उन्होंने पदग्रहण के साथ ही इस संकल्पना को साकार करने का निर्णय लिया था, जो आज सच होता दिख रहा है। नागपुर शहर के छात्रों का सत्कार करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने बताया है कि एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने निःशुल्क सेवा देने की तैयारी दर्शाई है। मनपा के 850 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया गया। इनमें से श्रेष्ठ 75 विद्यार्थियों का चयन सुपर 75 उपक्रम के लिए लिया गया। इससे मनपा विद्यार्थियों के प्रति लोगों की सोच बदलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई सुपर 75 योजना आखिर है क्या, उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नागपुर महानगर पालिका की स्कूलों में पढ़ने वाले 850 विद्यार्थियों की एक परीक्षा ली गई, जिसमें जो 75 विद्यार्थी टॉप पर रहे उनको इस उपक्रम के लिए चुना गया और नाम दिया गया सुपर 75। इस उपक्रम के तहत 25 विद्यार्थी जेईई, 25 विद्यार्थी नीट और 25 विद्यार्थी एनडीए जैसे कोर्स के प्रशिक्षण के लिए चुने गए। अर्थात इन विद्यार्थियों को निजी कोचिंग संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वो जेईई, नीट और एनडीए में अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इस पूरे प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका उठाने वाली है, जो मनपा के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, इन सुपर 75 विद्यार्थियों को नागपुर महानगर पालिका द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है, जो इनके आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएगा, जिससे विद्यार्थी भी बेहद खुश हुए हैं। आझादीची 75वी वर्षगाठ म्हणून नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून
सुपर 75 योजना ही साकार करण्यात आलेली आहे. 9 जानेवारीला मी असा प्रकारचा संकल्प घोषित केला होता. तेव्हा अनेक प्रश्न उभे झाले होते की हे कशी काय साकार होणार आहे आणि कोण या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणार आहात. पण मी सांगितलं होता कि संकल्प में अगर शुद्धता हो तो अपने आप प्रकृति आपका साथ देती है. 17 जानेवारीला ट्यूशन ओनर असोसिएशनचे लोक ट्यूशन सुरू करण्यासाठी माझ्या ऑफिसला भेटायला आले. मी त्यांच्यासमोर हा सामाजिक प्रकल्प ठेवला आणि नुकत्याच 10 दिवसाच्या आतमध्ये हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी त्या ट्यूशन क्लास ओनर असोसिएशनने आपली संमती दिली. 2 दिवसात आम्ही बैठक घेतली आणि बैठक घेतल्यानंतर याचा प्रारूप कसा असायला पाहिजे हे आम्ही निर्धार केला. महानगरपालिकेचे 8व्या वर्गाचे 850 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन त्याच्यातनं 75 विद्यार्थीचं सिलेक्शन करायचं आणि त्या 75 विद्यार्थ्यांना त्यांचे IQ प्रमाणे त्यांच्या क्षमतेप्रमाणे 25 विद्यार्थ्यांना IIT कशा प्रवेश मिळू शकते या दृष्टीने शिक्षित करायचं. 25 विद्यार्थ्यांना PMTच्या दृष्टीने नीटच्या दृष्टीने शिक्षण करायचं आणि 25 विद्यार्थ्यांना या देशाच्या सेवेसाठी NDAसाठी प्रशिक्षित करायचं असा मानस ठेवून आम्ही या डिझाईन केला. 28 फेब्रुवारीला आम्ही मुलांची परीक्षा घेणार होतो पण कोविड आल्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. अनायासिक सेशन निघून गेला आणि आम्ही लागोपाठ संपर्कात होतो. संपर्कमधनं हे ट्यूशन ओनर असोसिएशनचे आदरणीय बोंद्रेजी आदरणीय गणवीरजी आणि त्यांची टीम वारंवार पाठलाग करत होती की केव्हापासून सुरू करायचा. जुलैमध्ये कोरोनाची लाट कमी झाल्यानंतर आम्ही ऑनलाईन ही परीक्षा घेतली. 12 ते 15 जुलैपर्यंत आम्ही परीक्षा घेतली. ती चाचणी परीक्षात एप्टिट्यूड परीक्षेमध्ये आमचे 75 विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झाला आणि नेमक्या कोणत्या दिवसापासून हे सुरू करायचं असं डोक्यात होता. तो आझादीची 75वी वर्षगाठची सुरुवात ऑगस्ट क्रांती दिनापासून आपण सुरू करू असं डोक्यात ठेवून ही आझादी 75वीची कार्यक्रमाची सुरुवात महानगरपालिकेने हा सामाजिक उपक्रम घेऊन सुरुवात केलेली आहे. आज महानगरपालिकेचे 75 विद्यार्थी कोविड असल्यामुळे इथे फक्त 30 विद्यार्थ्यांना बोलावला. बाकी विद्यार्थी ऑनलाईन याचा जॉईन झाले. सगळ्यांचा आम्ही सत्कार केला. आजपासून आम्ही हे सुरू करत आहोत. जे ट्यूशन ओनर असोसिएशनचे गणवीरजी आहे ते आत्ताच इथूनच व्हर्च्युअली ही क्लास कशी चालणार आहे याचा लिंकमध्ये कसा जॉईन व्हायचा आणि शिक्षणासाठी आपण काय काय तयारी करायला पाहिजे नेमका हे सर्व जानकारी आजपासून देणार आहे आणि आजपासूनच या सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची सुरुवात आम्ही सुरू करत आहोत. या प्रकल्पाला ट्यूशन ओनर असोसिएशनचे समस्त पदाधिकाऱ्यांनी आम्हाला साथ दिली म्हणूनच हा प्रसंग साकार करण्यात आला म्हणून मी त्यांचे अभिनंदन करतो. आणि एक कहावत है, एक पिक्चर का गाना है कि इरादे नेक हो तो हर सपने साकार होते हैं और वही चीज़ एक शुद्ध संकल्प को लेकर के आम्ही हा नियोजन केला. त्याला लोकांचा साथ मिळाला. हे 75 विद्यार्थी नागपूर महानगरपालिकाचं नाव देशभरात रोशन करते जगभरात रोशन करते अशी आम्ही हमी देतो. सोबतच हा प्रकल्प फक्त या वर्षापुरती नाही आहे. यावर्षी 75 पुढच्या वर्षी 75 जेव्हा हे विद्यार्थी 12वी कक्षामध्ये जाईल तोपर्यंत 300 विद्यार्थ्यांची ही श्रृंखला महानगरपालिकेकडे उपलब्ध राहील. ही सर्व व्यवस्था नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आणि ट्यूशन ओनर असोसिएशनच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. नागपुर महानगरपालिका द्वारा हर साल नए नए उपक्रम लाए जाते हैं. कुछ सफल हो जाते हैं तो कोई ठंडे बस्ते में पड़े रह जाते हैं. ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया सुपर 75 उपक्रम सही में काबिले तारीफ है, जो शायद महानगर पालिका के शिक्षा विभाग की दिशा और दशा बदल कर रख देगा. कोशिश लाजवाब है जिसका पूरा श्रेय महापौर दयाशंकर तिवारी को जाता है, जिनकी कल्पनाओं से ही साकार हुआ है सुपर 75, जिसके जरिए उन विद्यार्थियों को एक ऐसा अवसर मिल पाएगा जो असल में उसके लायक है और जिन्हें तलाश थी ऐसे मंच की, जो अब मनपा द्वारा उन्हें हासिल हुआ है. मी आता नाही का पहिलीपासून ते 8वीपर्यंत नाही का महापालिका शाळेत शिकलो आणि माझी मम्मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझ्या पप्पासाठी जे काम करतात. आमची आर्थिक मेरा नाम आशा शेख है. मेरी स्कूल का नाम ताला हाई स्कूल है. मैं NMC स्कूल में पढ़ती हूँ. मुझे डॉक्टर बनने का सपना है. मैं नीट की एग्ज़ाम दे के मैं NMC की तरफ से पूरा खर्चा मेरी NMC देती है. 10वीं के बाद अगर अच्छा नंबर लाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. हैकर्स ईमेल फिशिंग जैसे तरीके अपनाकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. ऐसे में जिस तरह आप कोरोना वायरस से मास्क लगाकर अपनी रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट
फोन या कंप्यूटर की रक्षा भी करनी होगी ताकि हैकर धोखाधड़ी न कर सके। इसके लिए पब्लिक वाईफाई पर नेट चलाते समय अपने पर्सनल और आर्थिक डाटा को खोलने या कोई लेन देन करने से बचें। आप उन्हीं ऐप को अपने मोबाइल पर सेव करें जो आधिकारिक रूप से पुष्ट किए जा चुके हो और इनको सुरक्षित जगह से ही डाउनलोड करें। अपने फ़ोन या कंप्यूटर का पासवर्ड कठिन रखें, समय समय पर इसको बदलते रहें। यही चीज़ आप अपने बैंक खाते के पासवर्ड के साथ करें। अपने फ़ोन पर एंटीवायरस रखने के साथ साथ ऑटोमेटिक इरेज या लॉक वाला विकल्प चुनकर रखें, जिससे अगर बार बार आपके पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो तो फ़ोन बंद हो जाए या सब कुछ हटा दें। अपने कंप्यूटर या खास तौर पर फ़ोन में कभी भी उन सेवाओं को हर समय ऑन रखने से बचें जिसका आपको हर समय काम ना हो। डिजिटल पेमेंट ऐप्स को समय समय पर लॉग आउट करके नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करते रहे। शहर के कुछ लोगों के साथ हाल ही में धोखाधड़ी को हम यहाँ फिर से याद करा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। सिर्फ एक फ़ोन, मीठी मीठी बातें, लिंक शेयर करने के निर्देश और फिर लाखों की चपत। जी हाँ, यह ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसके शिकार शहर के कई लोग हो चुके हैं। कामठी निवासी सलाम के मोबाइल पर 21 जुलाई को रात करीब 11 बजे एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने झांसे में लेते हुए कहा कि आप खुशनसीब है, आपके नाम एक गिफ्ट वाउचर है, लेकिन 55,000 रुपए की खरीदारी करने पर ही गिफ्ट वाउचर पर छूट मिलेगी। वह झांसे में आ गया और आरोपी के बताए खाते में अलग अलग दिन करीब 2,70,000 रुपए ट्रांसफर किए। उसके बाद भी गिफ्ट वाउचर का उसे कोई लाभ नहीं मिला। वह समझ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए उसने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, पर उसने टालमटोल कर फोन बंद कर दिया। इसी तरह दूसरी घटना वर्धा रोड स्थित मेहर कॉलोनी निवासी मंगला धनराज फूसे के साथ हुई। वह आयुर्वेदिक अस्पताल की सेवानिवृत्त नर्स है। कुछ माह पहले एलेक्स जो नामक व्यक्ति से उनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई। एलेक्स ने उन्हें बताया कि वह यूके में डॉक्टर है, बहुत जल्द अपनी मां के साथ भारत आने वाला है। दोनों ने अपने अपने व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे को दिए। कुछ दिन पहले एलेक्स ने मंगला को हीरे जड़ित आभूषण और कुछ दवाएं व्हाट्सएप पर मंगला को दिखाई और भेजने की जानकारी दी। कुछ दिन बाद नम्रता शर्मा नामक महिला ने मंगला को फोन किया। खुद को कस्टम अधिकारी के रूप में परिचय देते हुए उसने कहा कि आपके नाम यूके से पार्सल आया है, इसे छुड़ाने के लिए शुल्क के रूप में 37,000 रुपए बैंक खाते में जमा करने होंगे। शुल्क नहीं भरने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगने की बात बताई थी। झांसे में आई मंगला ने 20,000 रुपए जमा किए। इसके बाद विविध शुल्क बताकर उससे 22,95,000 रुपए ऐंठ लिए गए। तीसरी घटना वर्धा रोड चीज भवन निवासी रवि शर्मा के साथ हुई। उनकी मां का निजी अस्पताल में उपचार जारी था। गूगल पे के जरिए उसने 10,000 रुपए उपचार हेतु दिए, परंतु तकनीकी कारणों से रकम जमा नहीं हो पाने के कारण संबंधित कस्टमर केयर को फोन किया। उस व्यक्ति ने एक ऐप की लिंक भेजी, पासवर्ड पूछा। इसके बाद 5 बार रवि के HDFC बैंक के खाते से 99,940 रुपए की रकम निकाल ली गई। चौथी घटना के तहत माटे चौक फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी अमित पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने फ़ोन कर बताया कि वह न्यू मुंबई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जांच अधिकारी है और अमित के क्रेडिट कार्ड में जमा राशि की जांच पड़ताल कर रही है। उसके झांसे में आए अमित ने मोबाइल पर आया OTP नंबर बता दिया। इसके बाद उसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सिटी बैंक के खाते से 2,40,000 रुपये निकाल लिए गए। पांचवी घटना वर्धा रोड की है। स्वावलंबी नगर निवासी संकेत कन्हैयालाल शर्मा का बेंगलुरु में बंगला है। किराए पर देने के लिए उसने वेबसाइट पर विज्ञापन दिया है। रणदीप सिंह नामक व्यक्ति का फ़ोन आया। रणदीप ने बताया कि वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्मी ऑफिसर है। उसका बेंगलुरु में ट्रांसफ़र होने वाला है, इसलिए वह किराए पर घर चाहिए था। आपका विज्ञापन देखा इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ। इसके बाद चेक देने का झांसा देकर उसने एक QR कोड भेजा। QR कोड स्कैन करते ही संकेत के HDFC बैंक खाते से 99,500 रुपये निकाल लिए गए। छठी घटना नवनीत नगर निवासी चंद्रशेखर देवेंद्र प्रसाद सिंह के साथ हुई। KYC अपडेट करने का झांसा देकर आरोपी ने उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजी। उसके बाद OTP नंबर मांग लिया। इसके तत्काल बाद आरोपी ने चंद्रशेखर के ICICI बैंक के खाते से
बारी बारी 4,61,671 रुपए निकाल लिए। उपरोक्त घटनाएं सावधान करती है। ऑनलाइन लेन देन ने जीवन आसान किया है, लेकिन मुसीबत भी हिस्से में आ रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की तर्ज पर रोज लाखों लोग शिकार हो रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे ऑनलाइन जालसाज आपके खाते पर नजर जमाए हुए हैं, इसलिए लालच में न आए। बिना परिश्रम कहीं से कोई एक पैसा नहीं देने वाला। हजारों का इनाम लाखों ले डूबेगा और ऐसा ही हो रहा है। झांसे में न आए, लालच पर ध्यान दे। यह आपकी बेहतरी के लिए ही समझाइश है। विनयभंगचा गुन्हा दाखल झाला आहे। नेमका पूरी घटना काय होती, कोण आरोपी आहे, काय सांगते? जरीपटका पोलीस स्टेशनला एक पीडित मुलगी जिने तिची आरोपित जो आहे त्याच्यासोबत फेसबुकच्या माध्यमातून मैत्री झाली होती। मैत्रीचं रूपांतर त्यांचं जास्त ओळखीत झाल्याने जास्त बोलणं चालणं सुरू झालं। त्या दरम्यान त्यांनी एकमेकाचे मोबाईल क्रमांक शेअर केल्यानंतर व्हॉट्सॲपद्वारे त्यांचं बोलणं आणि चॅटिंग हे सुरू होतं। त्या दरम्यानच त्यांची ओळख जसजशी जास्त वाढत गेली त्यावेळी ज्यावेळेस ते व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉलिंगवर बोलत असायचे त्यावेळी यातील जो आरोपित आहे याने सदर पीडित मुलगी जी आहे तिचे काही आक्षेपार्ह असे फोटो क्लिक केले आणि स्क्रीन रेकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट रेकॉर्डिंग जे असतात किंवा स्क्रीन रेकॉर्डिंग जे आहे ते देखील केलं होतं आणि त्याच्या आधारे तो त्या पीडित मुलीला जबरदस्तीने तिच्यासोबत मैत्रीच्या संबंधांमध्ये राहण्यासाठी भाग पाडत होता। परंतु नंतर सदर पीडित मुलगी जी आहे तिला हे सर्व गोष्टी इच्छा नसल्याने, तो परत असल्याने तिने त्याला त्रासून पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिलेली आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये आपण आरोपीचा शोध घेत आहोत आणि अटक करून पुढील कारवाई करत आहोत। स्मार्ट सिटी का कलेवर धारण को उत्सुक संतरा नगरी नित नए सुधारों पर बल देती आ रही है। मकसद यही है कि यहाँ रहने वालों का जीवन स्तर उच्च दर्जे का हो। इसी के तहत सबसे बड़ा काम घन कचरा प्रबंधन का है। किसी भी साफ सुथरे शहर के लिए ये आवश्यक भी है, लेकिन मनपा द्वारा इसके प्रबंधन की व्यवस्था करने के बाद भी कई कमियां सामने आती रही। कई बस्तियों के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ तो कचरा गाड़ी कभी कभार ही दिखती है। कुछ इलाकों की शिकायतें हैं कि 2-3 दिन के अंतराल पर उनके यहाँ कचरा गाड़ी दिखाई देती है। दरअसल पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। दरअसल कचरा संकलन एजेंसियों को कचरे के वजन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, लेकिन कंपनियां कचरे का वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी पत्थर मिलाने लगी। इससे 2 प्रकार से घाटा हो रहा है। एक तो कचरा ठीक ढंग से उठाया नहीं जा रहा है, दूसरी ओर मनपा को कचरा संकलन के लिए पैसे भी अधिक देने पड़ रहे हैं। इसका हल मनपा ने अपने तरीके से निकाला है। अब हर घर पर मनपा एक QR कोड लगाएगी। कचरा एकत्र करने वाला संबंधित घर से कचरा उठाने के बाद उस QR कोड को स्कैन करेगा। मनपा का मानना है कि इससे घरों से कचरा नहीं उठाने पर कचरा संकलन एजेंसियों की काम चोरी की पोल खुलेगी। QR कोड से पता चल जाएगा घर से कचरा उठाया है या नहीं। निसंदेह ये बेहतरीन कदम साबित हो सकता है, बशर्ते पालन और अमल सही ढंग से हो। दोनों ही कंपनियों में AG एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और BVG इंडिया लिमिटेड को कचरा उठाने का नया ठेका मिला है। इस मामले में मनपा का पिछला अनुभव खराब रहा है। कचरा उठाने वाली कनक रिसोर्सेज कंपनी से समय समय पर मनपा को धोखा मिला है। कई बार नोटिस जारी किया गया और दंडात्मक कार्रवाई भी हुई। इसके बाद 15 नवंबर 2019 को आखिरकार कनक को शहर की सेवा से बाहर किया गया। किसी भी शहर के लिए कचरे का सही प्रबंधन बहुत बड़ा और अहम कदम है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। एक आकलन के अनुसार शहर द्वारा उत्पादित कुल कचरे का 40% हिस्सा घरेलू कचरे का है। गत 15 वर्षों से शहर में कनक रिसोर्सेज कंपनी कचरा संकलन का काम कर रही थी। कंपनी से किए गए करार में कुछ खामियां थी, जिस कारण मनपा को उसे ढोना मजबूरी बन गया था। इसका फायदा कनक ने खूब उठाया। कभी गाड़ियां कम लगाना, शहर से अनेक जगहों से कचरा नहीं उठाना, कचरे की जगह गाड़ियों में मिट्टी भरकर ले जाना आदि अनेक लापरवाही सामने आती रही।
अब मेसर्स एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। दोनों कंपनी को कचरा संकलन के लिए 5-5 जोन बांटकर दे दिए गए हैं। इसके बावजूद शिकायतें नहीं थमी तो मनपा ने एक अहम कदम उठाया है। अब हर घर के लिए एक QR कोड दिया जाएगा। कचरा संकलन कर्मचारी को QR कोड स्कैन करेगा। जिस घर का QR कोड स्कैन करेगा उस घर से उठाए गए कचरे का वजन करेगा। कचरे का वजन QR कोड प्रणाली में दर्ज करेगा। कचरा उठाने का समय भी निर्धारित होगा। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और महानगर पालिका के माध्यम से स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की धर्मपेट जोन में प्रायोगिक तौर पर शुरुआत की गई है। रविनगर के मरार टोली और PNT कॉलोनी के 10 घरों में QR कोड लगाए गए हैं। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली योजना आयोग की समिति ने 2014 की रिपोर्ट में ये पाया कि भारत की शहरी आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 0.45 किलोग्राम प्रतिदिन के आधार पर प्रतिवर्ष 62 बिलियन टन सार्वजनिक ठोस कचरा उत्पन्न होता है। इसका जिक्र इसलिए यहाँ करना पड़ रहा है क्योंकि नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था नीरी ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता की थी। नीरी का नागपुर में बहुत बड़ा कार्यालय है और समय समय पर उसकी सहायता स्थानीय निकाय को मिलती रही है। घन कचरा पर प्रक्रिया को लेकर भी इस संस्थान ने कई महत्वपूर्ण सलाह दी है। नागपुर शहर एक समय स्वच्छ शहर के मामले में टॉप 10 में था। महाराष्ट्र में उसका अव्वल नंबर लगता था। इसे लेकर नागपुर को कई पुरस्कार भी मिले। बाहरी प्रदेश की महानगर पालिकाएं ये सीखने के लिए नागपुर आया करती थी, किंतु अब मनपा की कटु आलोचना हो रही है। कई सर्वे में ये सामने आया है कि नागपुर शहर में सिर्फ 20% घन कचरा पर ही प्रक्रिया हो रही है। शेष 80% घन कचरा पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। इस आधार पर नागपुर क्लीन सिटी की श्रेणी में पीछे खिसकता रहा। इसके अलावा आउटर एरिया से कचरा जमा नहीं होना, बिन फ्री सिटी बनाने के लिए शहर से कचरे के डिब्बे हटाना मुख्य वजह रहा। इसी तरह कचरा प्रबंधन की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं होना भी बड़ी वजहों में गिना जा रहा है। इस बार तैयारी सटीक है। देखना है कि मनपा को नया कदम किस मुकाम पर पहुंचाता है। रोल नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा घर घर जाकर के कचरा उठाने की जो व्यवस्था है, इस विषय को लेकर के अनेक बार सभागृह में और बहुत बार नागरिकों की भी व्यक्तिगत शिकायतें आती रही है। इस विषयों को कहीं न कहीं सिंक्रोनाइज करने की दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका किसी सॉल्यूशन की तलाश कर रही थी। इसी बीच में मिस्टर विशाल कोठारी नाम के एक सज्जन महानगर पालिका में महापौर कक्ष में आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे इस पर होने वाली सारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग के साथ तत्कालीन निपाने जी उसके इंचार्ज थे, निपाने जी, भगत जी, दासरवार जी, पूरी टीम के साथ में एक बार उनका प्रेजेंटेशन देखा गया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में स्मार्ट सिटी में भी उस प्रेजेंटेशन को रखा गया और ऐसा निर्णय लिया गया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम प्रायोगिक तौर पर पहले 10 घरों में एक QR कोड लगा करके इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और यह सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं इसकी जांच करेंगे। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस रविनगर के 10 घरों का चयन किया। ये घरों का चयन भी जो कंपनी यह काम कर रही है उन्होंने नहीं किया, नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य के अधिकारियों ने किया। यहाँ QR कोड का एक स्टिकर लगाया गया और उसको स्कैनिंग करके पिछले 10 दिनों से कचरा उठाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इसमें विशेषता यह है कि कचरा उठाने वाला जब घर के सामने आएगा तो QR कोड का स्कैन करेगा, तो उसके स्कैन करते बरोबर वो संबंधित घर का नंबर, उस घर के जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम यह सिस्टम पर पहुंच जाएगा और समय इंगित हो जाएगा कि इतने बजे यह व्यक्ति यहाँ से कचरा उठाने के लिए पहुँचा। एक शिकायत और थी कि जो कचरा गाड़ी वाले हैं वो गाड़ी से नीचे उतर के कचरा नहीं लेते, तो इस QR कोड के स्कैन करने के कारण जब वो नीचे घर तक जाएगा स्कैनिंग के लिए तो उसको वहाँ से कचरा लेकर के आने में भी सुविधा होगी। तीसरा उसके साथ संलग्न विषय यह है कि इस कचरे को वहीं के वहीं वो वजन कर सकें और वजन करके उस वजन को भी कितना कचरा उसने उठाया यह भी सिस्टम पर अपलोड हो जाएगा। इस दृष्टि से घर मालिक का नाम, उस घर से निकलने वाला कचरा, इस प्रकार से इसका नियोजन अच्छे तरीके से हो सकेगा और महानगर पालिका को तत्क्षण इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार का ये नियोजन महानगर पालिका ने किया है।
10 घरों में अभी नियोजन किया है, सभी का अच्छा प्रतिसाद है। जो कहीं ना कहीं एक अड़चन आती थी कि आने का गाड़ी का समय निश्चित नहीं है, गाड़ी कभी एक दिन अलग समय आती है, दूसरे दिन दूसरे समय आती है। ये सिस्टम लगने के कारण सारे की सारी गाड़ियाँ एक समय पर आने लगी, कचरा समय पर उठने लगा, नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद है। और इसकी सारी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर चर्चा करके पहले पायलट रूप में किसी एक जोन को करेंगे, उसके पश्चात शहर में यह कार्य हो सकेगा। इस प्रकार का हम लोग कार्य करना चाहेंगे। महाराष्ट्र में यह पहला मौका है कि जिस समय इस QR कोड के माध्यम से हम लोग इस स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से हम लोग आगे एक प्रायोगिक तौर पर बढ़ रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में नागपुर पहला शहर बना है और ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस व्यवस्था में जो कंपनी के लोग कार्य कर रहे हैं, महानगर पालिका के जो अधिकारी मोहल्ले जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इसको प्रायोगिक तौर पर करने में सभी ने सकारात्मक सहयोग किया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय इस बार अपना स्तर सुधारने पर विशेष जोर दे रहा है। कई बार नेक मूल्यांकन में चोट खाने के बाद ये होश आया है। अच्छी बात यह है कि नेक मूल्यांकन के लिए इस बार विश्वविद्यालय ने खुद को तैयार किया है। इसके लिए रिहर्सल की प्रक्रिया अपनाई गई। जिस तरह सुरक्षा क्षेत्र के विभाग समय समय पर अपना आकलन खुद करने के लिए मॉक ड्रिल का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार विश्वविद्यालय भी मॉक टीम बनाकर अपना खुद मूल्यांकन कराएगी ताकि एक एक कमियों को दूर किया जा सके। और मॉक टीम ने अपना काम कर दिया है। यहाँ सर्वसाधारण के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि नेक और उसका मूल्यांकन आखिर है क्या। तो जान ले कि नेक पूर्ण रूप से UGC द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है। ये संस्था UGC द्वारा निर्धारित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों हेतु मानकों की जांच करता है। नेक मूल्यांकन में न्यूनतम ग्रेड 1.5 और अधिकतम ग्रेड 4 है। नेक मूल्यांकन में जिस संस्थान को A++ प्रदान किया जाता है, उसमें शिक्षा प्रदान करने का स्तर बहुत अच्छा होता है। जिस संस्थान को D प्रदान किया जाता है, उसमें वह स्तर बहुत ही बेकार होता है। ऐसे संस्थान को मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती। साफ है कि विश्वविद्यालय की कोशिश अपने स्तर में सुधार लेना है। कई स्तरों पर इसके फायदे होंगे। यहाँ पढ़ने वालों को भी फायदा होगा, पर यह सिर्फ कोशिश रहे अथवा 4 दिन चांदनी वाली बात न हो। सुधार की बात शुरू हुई है तो मंजिल पर आकर ही खत्म होनी चाहिए ताकि पीढ़ियों तक शिक्षा का स्तर सुधर सके। विश्वविद्यालय परिसर में एक सप्ताह हलचल देखी गई। पता चला कि नेक मूल्यांकन टीम आने वाली है, इसलिए सभी ने पूरा जोर लगाया। मॉक टीम कमियों को दूर करने के लिए ठीक वही प्रक्रिया अपनाई गई जो असली टीम करती है। उसी के अनुसार कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के पास टीम पहुंची। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद नेक समन्वयक का प्रेजेंटेशन हुआ। फिर टीम ने कैंपस के कई विभागों में पहुंचकर वहां सुविधाओं का जायजा लिया। टीम में कोई साधारण लोग नहीं, बल्कि 3 पूर्व कुलगुरु और एक वर्तमान कुलगुरु शामिल है। MP भोज विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु डॉक्टर जयंत सोनवलकर, कर्नाटक महिला विश्वविद्यालय की पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मीना चंदावरकर, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर BA चोपड़े और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु डॉक्टर मनोज दीक्षित टीम का हिस्सा है। यहाँ यह भी प्रासंगिक है कि ये सभी शिक्षाविद नेक की समिति से भी जुड़े हैं। इसी क्रम में नेक के बारे में भी जानना जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन नेक एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मूल्यांकन एवं प्रत्यायन किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने में आसान करता है। वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है। शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएं तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाएं इत्यादि इसमें शामिल है। नेक सर्वप्रथम पाठ्यक्रम की जांच करता है और यह देखता है कि पाठ्यक्रम वर्तमान समय में निर्धारित किए गए मानक या स्टैंडर्ड के अनुरूप है अथवा नहीं। मूल्यांकन में अनुसंधान, परामर्श और विस्तार करने की क्षमता की भी जांच की जाती है।
यदि संस्थान में अनुसंधान करने की अच्छी सुविधा होती है तो उसे अच्छा माना जाता है। नैक मूल्यांकन में छात्रों से संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विषय में पूछा जाता है। यदि छात्र संस्थान की सुविधाओं से संतुष्ट होते हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। यह संस्थान के संगठन और प्रबंधन के विषय में विस्तार से जानकारी को प्राप्त करता है। मूल्यांकन में इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नैक के मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है। यदि संस्थान इसकी मान्यता नहीं लेता है तो उसे शिक्षण संस्थान चलाने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज नैक से मान्यता प्राप्त किए हुए है। केवल उन्हें ही अनुदान के लिए पात्र माना जाता है। लड़ाई इसी सुपात्र की है। इसी तमगे को हासिल करने की इस बार पुरजोर कोशिश की जा रही है। नैक के प्रोफार्मा के आधार पर विश्वविद्यालय ने अपनी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार करके नैक को भेजी है। अब विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी की नैक टीम द्वारा पड़ताल होगी। इसके बाद नैक द्वारा विश्वविद्यालय को ग्रेड प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के अनुसार विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स, एक्सटेंशन, पाठ्यक्रम, नवीनीकरण, इंजीनियरिंग संकाय और ई लर्निंग के मुद्दों पर बेहतर अंक प्राप्त करेगा। ये सब विश्वविद्यालय के मजबूत पहलू है। डॉक्टर सुभाष चौधरी के माने तो नागपुर विश्वविद्यालय को कम से कम ए ग्रेड दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। समय करीब है, तमगा थोड़ी ही दूर है। मालूम नहीं है तो बस श्रेणी। तो वीकेबी की खास पेशकश के पिटारे में आपके लिए आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।